हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBM ACS में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में देखे क्या दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 6.32 में AB पैरेलल CD है और एंगल APQ इक्वल 50 डिग्री और एंगल PRD इक्वल 127 डिग्री। तो XY का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन दी गई है। यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, AB है, CD। ऊपर वाला AB है, यह AB लाइन है और नीचे वाली लाइन हमारी CD है। ये दो पैरेलल लाइन दी गई है और कह रहा है APQ 50 डिग्री है। APQ यहाँ P पॉइंट दिया है बीच में और P से यहाँ मिलाया गया है, P से यहाँ मिलाया गया है। यहाँ पर पॉइंट Q है, ये C मान लेते हैं, किनारे है थोड़ा। यहाँ D भी साइड मान लेते हैं और यहाँ पर R मान लेते हैं। APQ यहाँ जो एंगल है ये दिया गया है 50 डिग्री। यह एंगल है 50 डिग्री और दिया है एंगल PRD 127। PRD ये वाला एंगल दिया है 127। तो हमको बताना है एंगल X और Y का मान ज्ञात करना है। यह एंगल X बताना है और यह एंगल Y बताना है। सॉरी, नीचे एंगल यहाँ पर X है और यह एंगल Y है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान से देखें क्या दिया है। इसमें दिया है कि AB और CD दोनों समांतर है, दोनों पैरेलल है, नहीं दोनों समांतर है। और इसमें PQR एक ट्रायंगल है, यानी PQR एक क्या है, त्रिभुज है। इस PQR त्रिभुज में एंगल APQ का वैल्यू दिया है 50 डिग्री और एंगल PRD का मान दिया 127 डिग्री। तो हमें X और Y का वैल्यू बताना है, यानी X और Y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है एंगल APQ इक्वल 50 डिग्री और एंगल PRD इक्वल 127 डिग्री और साथ ही यहाँ पर दिया है AB पैरेलल है CD। ये हमको तीनों पता है, ठीक है। अब देखिए
जब ए बी पैरेलल सी डी है, अब चूंकि ए बी पैरेलल सी डी ये हमें दिया है, ये तो पता है। तो जब ए बी पैरेलल सी डी है तो ए पी क्यू और बराबर होगा पी क्यू आर, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण समान होते हैं, ये प्रमेय में है। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए पी क्यू और बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर। ठीक है, इसलिए अब यहाँ ए पी क्यू का मान तो दिया गया है 50 डिग्री है, इसलिए कोण पी क्यू आर का मान भी हो जाएगा 50 डिग्री और यही कोण पी क्यू आर क्या है, यक्स है, यानी यक्स बराबर 50 डिग्री। पी क्यू आर को ही यक्स है, ये तो हमको एक मालूम हो गया। अब दूसरा देखें, यहाँ पर जब ए बी समांतर सी डी है, यहाँ पी आर भी तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर ए पी आर का मान पी आर डी के मान के बराबर होगा। ठीक है, अब हम उसमें लिख देंगे, अब चूंकि ए बी पैरेलल सी डी तथा पी आर तिर्यक रेखा है, इसमें हम पी आर तिर्यक रेखा मान लेते हैं, तो क्या होगा, एंगल ए पी आर और इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। दो तिर्यक रेखाओं, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखें, अब ऐसे है तो ए पी आर में क्या क्या है, ए पी क्यू धन क्यू पी आर। देखें यहाँ पर ए पी आर का मतलब क्या है, ए पी आर बराबर ए पी क्यू धन क्यू पी आर। यहाँ पर हो गया एंगल ए पी क्यू और प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर पी आर डी। पी आर डी का मान देखें 127 से दिया गया है 127। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ ए पी क्यू का मान है 50 डिग्री, ये भी यहाँ रख लेते हैं, और क्यू पी आर का ही मान है वाई, इसको वाई बना देते हैं बराबर 127 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर y का वैल्यू निकालते हैं, तो y बराबर 127 माइनस 50, यानी यहाँ पर y का वैल्यू प्राप्त हो जाता है 127 में 50 को घटा देंगे तो 7 को 7, अब 12 में से 5 गया 7, यानी 77 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ, आंसर मिला x इक्वल 50 डिग्री और y इक्वल 77 डिग्री। बस फिर से देख ले क्या दिया है, एक दो समांतर रेखा ए बी और सी डी समांतर रेखा है। यहाँ पर कोण ए पी क्यू है 50 डिग्री, ए पी क्यू 50 दिया है और पी आर डी दिया है 127 डिग्री। तो हमें सीधे क्या क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान बताना है। तो हम क्या लिखे हैं, पहले जब ए बी सी डी समांतर है दिया गया है और यहाँ साथ ही क्या दिया है, ये लिख भी सकते हैं कि पी क्यू जो है तिर्यक रेखा, ये पी क्यू के लिए दिया गया है, पी क्यू तिर्यक रेखा है। तो जब पी क्यू तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर ए पी क्यू और पी क्यू आर ये दोनों होंगे बराबर। ठीक है, यहाँ पर ए पी क्यू और पी क्यू आर यह दोनों बराबर होंगे। तो दोनों बराबर होंगे तो देखिए ए पी क्यू का मान तो 50 दिया है या एक्स दिया है, तो एक्स बराबर 50 हमें मिल गया। दूसरा अब इस रेखा के लिए निकालेंगे, यहाँ भी क्या है, ए बी समांतर सी डी है और पी आर तिर्यक रेखा है। तो जब पी आर तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बनेगा और यहाँ का कोण यहाँ से यहाँ वाला पूरा
क्या हो गया, ए पी आर बराबर पी आर डी, चूंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते दो समांतर रेखा को अगर तेरी रेखा काटती है तो यहाँ पर ए पी आर की जगह पर ए पी क्यू धन क्यू पी आर लिखे हैं और ए पी क्यू का मान दिया 50 डिग्री, क्यू पी आर वाई पूछा गया है और 127 दिया है। यहाँ से वाई का मान निकालें 127 माइनस 50 अर्थात वाई बराबर 77 डिग्री। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या दिया है। इसमें दिया आकृति में पी क्यू और आर एस जो दो दर्पण है जो आपस में समांतर है। पी क्यू और आर एस, यहाँ दो दर्पण दिए गए हैं जो आपस में समांतर है। ऊपर वाला दर्पण ये मान लेते हैं ऊपर वाला हमारा पी क्यू है और नीचे वाला जो दर्पण है इसको हम मान लेते हैं आर एस। पी क्यू और आर एस दो दर्पण दिए गए हैं जो आपस में समांतर है। ए बी दर्पण पी क्यू से, ए बी एक किरण है ऐसे टकराती है, ए बिंदु से यहाँ जाती है और बी बिंदु पर यहाँ टकराती है पी क्यू से। यह ए है हमारा। कह रहा है कि ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पर बीसी चलकर आर एस से सी पर मिलती है और यहाँ टकराने के बाद फिर यहाँ से परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होकर के यहाँ पर आकर के फिर हमारा सी पर मिलती है। यह यहाँ से जाती है, आपतित होती है और यह परावर्तित होती है। परावर्तित होकर के आर एस दर्पण के बिंदु सी से परावर्तित होती है और यहाँ पर फिर परावर्तित होकर के क्या करती है, पुनः सी डी की अनुदिश परावर्तित हो जाती है और फिर यहाँ से सी डी की अनुदिश यहाँ पर परावर्तित हो जाती है। ये हमारा डी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। उसके बाद हमें सीधे करना है कि ए बी और सी डी समांतर है। हमको ही सीधे करना है कि ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया गया यहाँ पर दो समांतर दर्पण है पी क्यू और आर एस, दो समांतर दर्पण है यानी दोनों दर्पण आपस में समांतर है, ये हमको पता है। ए बी एक आपतित किरण है, आपतित किरण माने जो जाती है और वह पहले दर्पण पी क्यू से बिंदु बी पर टकराती है। बिंदु बी पर टकराने के बाद पुनः यहाँ से परावर्तित होकर के बीसी के रूप में परावर्तित हो जाती है और दूसरे दर्पण आर एस के बिंदु सी पर पुनः टकराती है और यहाँ से टकराने के बाद पुनः परावर्तित होकर सी डी के रूप में चली जाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, ये समांतर किरण है। तो क्या करेंगे हम, देखिए पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ ए बी सी जो है ये बीच में एक सीधी रेखा खींच लेते हैं और यहाँ भी हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, यानी ये कोण को दो भागों में क्या करता है कि विभाजित कर देता है। मान लेते हैं यहाँ वाला हमारा 1 है, इधर वाला हमारा 2 है और इसी प्रकार इधर वाला 3 मान लेते हैं और इधर वाला कोण 4 है। ये क्या है, ये अविलंब हम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, जैसे 9th के साइंस में सब लोग पढ़े होंगे परावर्तन के नियम क्या है। इसमें बुक में दिया होगा कि 9th में हो, 8th में भी सब लोग पढ़े होंगे, 10th में भी है यह क्वेश्चन कि परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं, एक है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और दूसरा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये दो नियम होते हैं परावर्तन के। आपतित किरण, यहाँ देखो आपतित किरण क्या है, ए बी है, इस ए बी को ही आपतित किरण कहते हैं और यहाँ पर बी सी क्या है,
परावर्तित किरण है। और जो यहाँ बी से लंब डाले हैं, मान लो यहाँ पर हम एम लिख देते हैं, ये बी एम हमारा लंब है, ठीक है, इसी को अविलंब कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये बी एम जो अविलंब है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पर भी अगर ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर यदि एन है, यहाँ बी सी को फिर यहाँ आपतित किरण मान लो, बी सी देखो आ रही है, और फिर यहाँ से सी डी परावर्तित हो रही है, तो यहाँ भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और सी एन क्या है, अविलंब है। ये तीनों एक ही तल में यानी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा नियम क्या है, हमने बताया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो आपतन कोण क्या किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतित किरण है ए बी और अविलंब है बी एम, तो इन दोनों के बीच में जो कोण एक बना है, इसी को कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण है बी सी और है अविलंब, तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। तो यहाँ देखो परावर्तन कोण यहाँ पर 2 है, अर्थात यहाँ पर 1 और 2 दोनों बराबर है नियम से, जो परावर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यहाँ पर 1 और 2 बराबर है। और ठीक उसी कंडीशन में यहाँ पर भी आएंगे, तो आपतित किरण बी सी है, तो अविलंब एन है, सी एन है, एक कोण ए आपतन कोण हो गया, और यहाँ पर परावर्तित किरण सी डी और अविलंब सी एन है, तो ये हमारा परावर्तन कोण 4 हो गया। ये 3 और 4 भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखें, हम रचना में क्या करते हैं, जैसे खींचा गया बिंदु बी से बी एम तथा बिंदु सी से सी एन लंब खींचा गया है। बी से बी एम और सी से सी एन हम क्या किए हैं, लंब यहाँ पर खींचे हैं, ठीक है। तो ए बी एम और बराबर हो जाएगा एम बी सी। अच्छा, हम सीधे लिख दे रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपतन एवं परावर्तन कोण है, आपतन एवं परावर्तन कोण है, ठीक है। और इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा देखिए, यह देखिए ध्यान दें, ये तो मालूम है कि आपतन परावर्तन कोण है बराबर है कोण 1 बराबर 2, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार हम ले सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि वे भी आपतित और परावर्तित किरण है, तो आपतन और परावर्तन कोण होंगे। अब हम यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 3 एक तरफ हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। देखिए यहाँ ऐसा नहीं कर देना है कि 1 और 3 दिया तो 4 कर दे, 2 से 4 दिया तो 6 कर दे, ठीक है। कोण को नहीं जोड़ा जाता, ये तो हम संख्या में प्रदर्शित करने के लिए, समझाने के लिए प्रदर्शित किए हैं। कोण को जोड़ नहीं दिया जाता है, ठीक है, कि एंगल 50 एंगल 60 है तो जोड़ के कह दें एंगल 110 बन गया, ऐसा नहीं करना है कहीं भूल से भी। तो यहाँ 1 और 3 और 2 और 4 यहाँ में प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखें दूसरी ओर, हम यहाँ तो देख रहे हैं कि पी क्यू और आर एस दोनों के यहाँ समांतर रेखा है, यहाँ लंब है बी एम, यहाँ लंब है सी एन, ठीक है। तो देखें, जब बी एम भी लंब है और सी एन भी लंब है, अर्थात ए भी इसके साथ 90 का कोण बनाता है, ये भी 90 का कोण बनाता है, दो
लंब अगर होगी किरणें कहीं और इसको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो भी इसके एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ देखें, यहाँ बी एम लंब है पी क्यू पर, चूंकि बी एम लंब है पी क्यू पर तथा सी एन लंब है किस पर, आर एस पर, सी एन लंब है आर एस पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी एम और सी एन दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। बी एन समांतर होगा सी एन का। ये तो आया सबको समझ में। बी एम लंब है पी क्यू पर और सी एन लंब है आर एस पर, तो बी एम और सी एन आपस में क्या होंगे, समांतर। अब बी एम और सी एन समांतर है। अब तथा यहाँ पर हम बी सी को तिर्यक रेखा मान लेते हैं। ये बी सी तिर्यक रेखा है। तो देखें यहाँ बताया गया है कि दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ देखिए बी एम है, ये सी एन है, ये दोनों लंब हैं और जब बी सी रेखा इसे काटती है तो कोण 2 और बराबर हो जाएगा कोण 3, क्योंकि कोण 2 और 3 क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मालूम हुआ कि कोण 2 बराबर कोण 3 क्यों बराबर है, चूंकि एकांतर कोण है, ये दोनों कोण एकांतर है, ये हमें मालूम है। अब क्या करें, ये जो समीकरण हमारा 3 इसको मान लेते हैं, समीकरण 3 में अब मान को रख देते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में लिखेंगे, अब समीकरण 3 से 3 में देखें कोण 1 धन यानी प्लस कोण 3 दिया है तो कोण 3 की जगह पर हम या तो कोण 2 लिख दें और बराबर यहाँ पर हो जाएगा कोण 2 अधन कोण 4। यही हुआ ना। अब यहाँ पर कोण 1 धन 3 और 2 तो दोनों आपस में बराबर है, तो 3 को हम चाहे 2 लिख दें चाहे 2 को 3 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक कोण 2 और कोण 2 बढ़ जाएगा तो कोण 1 बराबर कोण 4 हमें प्राप्त होगा कि कोण 1 और 4 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखो कोण 2 बराबर कोण 3 मिला और कोण 1 बराबर कोण 4 मिल गया ना। तब क्या हुआ, अब ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या कि कोण 1 धन 2 का मान यहाँ पर जो लिखे हैं, यहाँ पर जो कोण है कोण 1 धन 2 का मान कोण 3 और कोण 4 के मान के बराबर होगा, क्योंकि 1 वाला बराबर है 4 के और 2 वाला बराबर है 3 के, होगा ना। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कोण 1 धन कोण 2 अब बराबर हो जाएगा कोण 3 धन 4। यहाँ क्यों बराबर हुआ देखें, 1 वाला 4 के बराबर है, 1 वाला 4 के बराबर है, तो यह 1 और यह 4 बराबर है। और कोण 2 और 3 यहाँ लिखे हैं बराबर है, तो देखें 2 और 3 बराबर है, या इसका मतलब ऐसे दोनों बराबर है। तो 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोण ABC हो जाएगा। देखो 1 2 लिखे हैं, ये हो गया कोण ABC, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो BCD, एंगल BCD। ठीक है, अब यहाँ देखिए ABC अब बराबर हमको मिल गया BCD, ABC और BCD दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों तो एकांतर कोण हो गए। मान लो ये तिर्यक रेखा BC है, तो जब एकांतर कोण बराबर है इसका मतलब कि रेखा क्या होगी, समांतर होगी। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और दो अगर रेखाएं दी गई हो, अगर उन रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और यदि उनके एकांतर कोण समान हो तो रेखाएं भी आपस में समांतर होगी, इसका विलोम प्रमेय। तो उसी तरह से यहाँ ABC और BCD बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AB जो है समांतर होगा CD, और यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से क्वेश्चन को पहले समझें। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि PQ और RS ये दोनों दर्पण है,
पी क्यू और आर एस दोनों दर्पण हैं और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, ये दोनों दूसरे के समांतर है। पी क्यू भी दर्पण है, आर एस भी दर्पण है। एक किरण ए बी जाती है और वह दर्पण पी क्यू के बिंदु बी पर क्या करती है, स्पर्श करती है, टकराती है और यहां से टकराने के बाद वह बीसी दिशा में पुनः परावर्तित हो जाती है। फिर बीसी जो परावर्तित होती है वह आर एस के बिंदु सी से टकराती है और यहां से टकराने के बाद फिर सी डी की ओर क्या हो जाती है, पुनः परावर्तित हो जाती है। ये हमें दिया है। अब हम क्या किए हैं, परावर्तन के नियमों का पालन किए हैं। परावर्तन के नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ देखिए आपतन कोण यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा परावर्तन कोण, क्योंकि ये वाली आपतित किरण है। ठीक है, जैसे अगर कोई दर्पण है, दर्पण तो सब लोग देखे होंगे, ऐसे दर्पण माने शीशा। ठीक है, तो शीशे में जब मान लो हम नीचे से ऐसा कोई प्रकाश इस पर डालते हैं तो ये प्रकाश ऐसे जाती है और यहाँ टकराने के बाद फिर क्या करती है, यहाँ से ऐसे परावर्तित होती है। ठीक है, तो जितने के कोण पर यहाँ डालते हैं उतने कोण पर वहां पर क्या होती है, परावर्तित होती है। जितने कोण पर यहाँ जितना झुकाव होगा उतने झुकाव से वहां भी क्या होती है, परावर्तित होती है। और बीच में अगर बिंदु जो जहां पर टकराती है, इस परावर्तन बिंदु पर यदि कोई सीधी रेखा लंबवत डाल दें तो इसी को हम लोग कहते हैं अविलंब। ठीक है, तो जो किरण जाती है उसको कहते हैं आपतित और ये जो रेखा बीच में खींची गई है इसी को कहते हैं अविलंब। और यह जो रेखा यहां से टकरा के फिर बाहर निकलती है इसको कहते हैं परावर्तित। तो देखो आपतित किरण और अविलंब के बीच में, आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। ये आपतन कोण है। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो हमेशा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यह ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ ये ध्यान रखना। तो देखें यहाँ बताएं आपतित किरण है, ये अविलंब है। आपतित किरण अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण है और परावर्तित किरण और अविलंब दोनों के बीच का कोण परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 आपतन कोण है, 2 परावर्तन कोण है, 1 का मान 2 के बराबर होगा। यहाँ 3 आपतन कोण है और यह 4 परावर्तन कोण है तो 3 का मान 4 के बराबर होगा। यहाँ लिखे हैं बिंदु बी से बीएम और सी से सीएन लंब खींचा गया है। ये रचना में एक कोण 1 बराबर कोण 2 होगा क्योंकि आपतन और परावर्तन कोण है। उसी प्रकार कोण 3 और 4 का मान बराबर होगा क्योंकि ये भी आपतन और परावर्तन कोण है। अब 1 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 धन 3 बराबर 2 धन 4 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या किए हैं, बीएम लंब है पी क्यू पर, ये बीएम जो है परपेंडिकुलर है और सीएन भी परपेंडिकुलर है आरएस पर, यानी सीएन लंब है आरएस पर। यहाँ पर क्या हुआ कि बीएम और सीएन दोनों समांतर रेखा होगी। एक ही रेखा पर या मान लो दोनों पर दिया है, ये मान लो एक तिर्यक रेखा है और ये यहाँ पर 90 का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 का कोण बनता है, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। यहाँ पर बीएम समांतर सीएन है और बीसी जो है तिर्यक रेखा है। तो दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसके एक अंतर कोण बराबर होंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 3 यहाँ लिखे हैं। अब जब कोण 2 बराबर 3 है तो देखो कोण 3 में समीकरण जो 3 दिया है इसमें 1 धन 3 बराबर 2 धन 4, तो 1 अधन 3 के जगह पर हम लिख दिए 2 क्योंकि 2 3 बराबर है और 2 को ऐसे ही रहने दिए, 4 उतार दिए। यहाँ पर क्या मिला हमें, 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो कोण 1 और कोण 4 आपस में क्या है, बराबर। ये हमको मालूम है। अब क्या किए हैं, कोण 1 हमको ये मालूम हुआ कि 2 और 3 बराबर है, 1 और 4 बराबर है। इसका मतलब कि ये पूरा कोण पूरे कोण के बराबर है। तो पूरा कोण क्या, इधर वाला कोण है कोण 1 धन कोण 2, इधर वाला है कोण 3 धन कोण 4। तो 2 और 3 तो इसमें बराबर ही है और 1 और 4 भी बराबर है। इसका मतलब क्या है कि कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ABC होगा और कोण 3 4 को जोड़ेंगे तो BCD होगा। तो ABC और BCD बराबर है। तो ABC यह पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक
और BCD यहाँ से यहाँ तक कोण है और ये तिर्यक रेखा है, इसका मतलब कि एक अंतर कोण है, एक का अंतर है। देखो AB रेखा है, CD रेखा है, तो इसके बाद इसको लिए या नहीं लिए, इधर वाला नहीं लिए, चाहे इधर वाला नहीं लिए, इधर वाला लिए है, तो एकांतर कोण है। तो जब एकांतर कोण बराबर है तो दोनों रेखा AB और CD क्या होगी, समांतर होगी। ये हमें प्रूव करना है।